चलिए क्लियर है। चलिए ओके। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। कल हमने ब्लड का पहला पार्ट अपलोड किया जिसमें हमने जिक्र किया था ब्लड दो प्रकार के होते हैं, एक आपके प्लाज्मा और एक आपके कार्पल्स होते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसमें दो प्रकार की प्रोटीन के बारे में बताए थे, फाइब्रिनोजेन और क्या प्रोथ्रोम्बिन। फिर सेकेंड में बताए थे हम कार्पल्स के बारे में बताए थे, रुधिरानी जिसे कहते हैं। रुधिरानी के तीन पार्ट कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में बताए थे, उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी के बारे में बताए थे, उसका 4 से 5 दिन तक होता है। और प्लेटलेट्स के बारे में क्या बताए थे, प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर घूमते रहता है ब्लड क्लॉट्स में, इसका भी एक होता है, अहम भूमिका होता है प्लेटलेट्स का, जिसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। आरबीसी के बारे में हमने एक चीज और बताई थी आपको कि इसमें जो होती है आरबीसी की जो संख्या होती है करीब करीब 50 लाख के आसपास होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है कितना बताया था, 10,000 के आसपास, लेकिन प्लेटलेट्स के 2 लाख के आसपास होता है। कल यही सब बेसिक जानकारी, छोटा मोटा जानकारी को हम लोग समझा था, लेकिन आज उससे हट के कुछ अच्छे चीज को समझेंगे, ब्लड क्लॉटिंग्स के स्टेप्स को समझेंगे कि क्या होता है, कैसे ब्लड हमारे शरीर के अंदर जमता है। जैसे कहीं भी खेलते दौड़ते धूपते अगर आपके शरीर के अंदर कहीं भी ब्लड अगर कट जाता है, तो ब्लड कट जाता है तो आपको पता है कि ब्लड के अंदर हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स तीनों घूमते रहता है। तो जैसे ही कटता है तो किस तुरंत उससे 4 से 5 मिनट तक दाबने पर क्या होता है कि देखिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, मतलब ब्लड का थक्का जमने लगता है। तो वो कैसे होता है, किस प्रक्रिया से होता है, सीधा आप लोग जानते होंगे विटामिन के से क्या होता है, रक्त थक्का जमता है, लेकिन वो सब बचपन वाली बातें हैं। आज हम समझेंगे प्रोसेस बाई प्रोसेस, स्टेप वाइज स्टेप्स की ब्लड किस तरीके से क्लॉट्स करते हैं। तो फिर बने रहिए शुरू से अंत तक, वीडियो को जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं। देखिए ब्लड का क्लॉटिंग मतलब ब्लड का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग्स मतलब ब्लड का थक्का जमना। ब्लड का थक्का जमने का ये 4 प्रोसेस होती है, जो 4 प्रोसेस आपको नीचे लिखा हुआ है, इसी 4 प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे कि ब्लड का थक्का जमने का मुख्य कारण क्या होता है, विटामिन के। लेकिन ठहरिए जरा, विटामिन के तो वो बचपन में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ नया चीज को समझते हैं। क्योंकि आपको अगर पूछ दिया कुछ टेक्निकल सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिया कि बताओ थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉपर और प्रोथ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो उस टाइम फंस जाइएगा। ब्लड क्लॉट से अगर सवाल पूछे तो फंस जाइएगा ना। तो उसी चीज को एक एक स्टेप को समझाना है। चलिए तो देखिए हमारा थ्रोम्बोसाइट से आते हैं। आपके शरीर के अंदर मौजूदा ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों मौजूद होते हैं। जब आपके शरीर कहीं से भी कट जाती है किसी कारणवश, तो कटने के बाद आपके शरीर से प्लेटलेट्स बाहर निकलने लगता है। तो प्लेटलेट्स जैसी बाहर निकलता है, बाहर निकल के मुड़िया ऐसे से करता है, तो उसको ऑक्सीजन दिखता है। ऑक्सीजन जैसे ही दिखता है तो वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, तुरंत मिल जाता है और तुरंत वायु के साथ अभिक्रिया करके वो तुरंत क्या बना जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। क्या समझ गए, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। पहला स्टेप को समझ गए। सेकेंड स्टेप में आते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जब आपके शरीर में बन गया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके शरीर के अंदर मौजूदा कैल्शियम, आपके शरीर के अंदर मौजूद जो कैल्शियम होता है उसके साथ ये दोस्ती कर लेता है। क्या कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। और दोस्ती करने के बाद बोलता है कि ए चलो हम मतलब हमारे शरीर से कुछ ब्लड जो है जो बाहर निकल रहे हैं, चलो हम लोग जमाते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलता है कि नहीं हमसे नहीं जमेगा। तो कहता है कि नहीं जमेगा तो इस आदमी तो मर जाएगा, सारा ब्लड तो इसका बाहर ऐसे ही निकल जाएगा अगर जमाने नहीं जाएंगे तो फिर कहता है नहीं ऐसे कैसे होगा, ब्लड को हम जमाएंगे, लेकिन जमाने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक और है जो सोए हुए है, कुंभकर्ण एवं निद्रा अवस्था में है, चलो हम दोनों मिलकर उसको जगाते हैं। तो वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को जगाने जाता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम दोनों दोस्ती करके प्रोथ्रोम्बिन को जगाने जाता है। प्रोथ्रोम्बिन को बोलता है ए चाचा उठिए उठिए, ए चाचा उठिए। ये प्रोथ्रोम्बिन धड़फड़ाल उठेगा एकदम, क्या हुआ, तो बोलेगा चलिए मतलब ब्लड का मतलब जो बाहर निकल रहा है, चलिए ब्लड को रोकना है। तो ये तुरंत सोए रहेगा और जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन उठ गया तो बन गया थ्रोम्बिन। समझ गए। अगर
अगर सोए अवस्था में रहे तो प्रोथ्रोम्बिन, अगर जाग गया तो थ्रोम्बिन। समझ गए बात को? अगर सोए रहे तो प्रोथ्रोम्बिन, जाग गया तो प्रोथ्रोम्बिन। चलिए हो गया यहां तक, अब आ गए आप। अब देखिए होता क्या है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ अभिक्रिया करता है। अब समझिएगा ये फाइब्रिनोजेन क्या है। कल की क्लास में हमने क्या बताया था फाइब्रिनोजेन के बारे में? फाइब्रिनोजेन आपका प्लाज्मा में क्या बताए थे कि दो जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजेन, बताए थे ना। तो बताओ, ब्लड का क्लॉट्स हुआ है तो प्लेटलेट्स निकल रहा है, तो बताओ उसमें फाइब्रिनोजेन भी निकल रहा होगा। तो ये क्या करता है, तुरंत ये थ्रोम्बिन जो बना है इस फाइब्रिनोजेन से जाके अभिक्रिया कर लेता है। आई फाइब्रिनोजेन के साथ जैसे ही मिलता है, फाइब्रिनोजेन को के साथ जैसे ही मिलता है, ये तुरंत बना देता है, क्या बना देता है, फाइबिन बना देता है। अब फाइबिन जैसे ही जागता है तो इसको पता रहता है कि हमको जब जगाया गया है तो जरूर हमारे शरीर में किसी अंग को मतलब ठेस पहुंचा होगा, कहीं से ब्लड निकल रहा होगा। ये तुरंत फाइबिन जाग के एकदम पूरा ढूंढने लगेगा कि कहाँ किस दिशा में हमारे ब्लड मतलब कौन शरीर के कौन हिस्से में मेरा जो है कट छट के मतलब ब्लड बाहर निकल रहा है। पूरा शरीर को एक चक्कर ऊपर से नीचे मारेगा, खोजेगा कि कहाँ कटा छटा है। तो वहां पे जाके क्या होता है, फाइबिन रुक जाता है। फाइबिन का आकार आपका जाली तरफ से मच्छरदानी जैसा लगेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या करता है, इस फाइबिन जिसका आकार आपका जाली जैसा रहता है, ये क्या करता है जाली जैसा, जहां पे कटा, जैसे कि आपका शरीर यहां पे कट गया, यहां से ब्लड निकलने लगा। अब जैसे ही ब्लड निकलने लगा, ये फाइबिन आपके फटाक पर ओजा पर जाके अटक गया। अब बताइए, ये फाइबिन जब वहां पे जाके अटक गया तो आपके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा जो निकलने वाले हैं, ये छलनिया से छना जाएगा। और छनाने के बाद क्या होगा, कुछ देरी के बाद क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और क्या होगा, थक्का जम जाएगा। प्रोसेस को समझें। ये फाइबिन क्या होगा, फाइबिन जो होता है जाली नुमा जैसा होता है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये जाली जैसा होता है। जहां पे कटता है उस कटे हुए भाग पे जाके चिपक जाता है, फट से वहां पे जाके रुक जाएगा। और रुकने के बाद उसके ब्लड से आ रहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को वहीं पे रुक देता है और बाहर संचरण नहीं होने देता है। और बाहर संचरण नहीं होने के बाद क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, मतलब ब्लड का रक्त थक्का जम जाता है। चलिए बातों को आप अच्छी तरीके से समझें। चलिए समझ गए यहां तक बातों को। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे क्या, अब नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे समरी जैसा मैं कुछ बनाया हूं पाचकों की, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और जैसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा उस क्वेश्चन से अब मिलिए। चलिए अब समझेंगे ब्लड को जमाने में रुधिराणु का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मदद करता है। ब्लड को जमाने में रुधिराणु का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मदद करता है। तो देखिए रुधिराणु का 3 पार्ट हमने बताया था, एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तीसरी क्या होती है, प्लेटलेट्स। तो ब्लड को जमाने में रुधिराणु का एक प्लेटलेट्स होता है, रुधिराणु का एक प्लेटलेट्स होता है जो कि ब्लड जमाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। प्लेटलेट्स का ही हमारा टेक्निकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स की ही टेक्निकल नेम हमारा होता है थ्रोम्बोसाइट। हमने पिछले वाले में बता चुके हैं, आप अगर नहीं समझे हैं तो जाके आप पीछे वाले चैप्टर को देख लेंगे, ठीक है, पहला पार्ट को। तो प्लेटलेट्स का टेक्निकल नेम थ्रोम्बोसाइट, समझ गए। अब देखिए अगर बोले आपके शरीर के अंदर ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है, तो आपके शरीर के अंदर एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन, एक ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड को थक्का जमाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल मतलब मदद साबितगार होता है। देखिए जैसे कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है प्लाज्मा का प्रोटीन, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। क्या हमने बताया था कि ये जो प्रोटीन होते हैं फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो बताइए ये ब्लड को जमाने में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब समझेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप को समझेंगे। अगर बोले आपके ब्लड को जमाने में
कौन सा तत्व या धातु सबसे ज्यादा मदद करता है? तो आपको ब्लड के जमाने में आपके शरीर के अंदर कैल्शियम भी बहुत ज्यादा मदद करता है। कैल्शियम ये हमारा तत्व भी है, ये हमारा धातु भी है। तत्व तो ये है, ये है। अब धातु कैसे है? कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 8 2, और जिसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको हम क्या बोले थे? धातु होते हैं। तो क्या कैल्शियम धातु है? तो कैल्शियम धातु भी है और तत्व भी है। तो हमारे ब्लड को जमाने में तत्व, ऐसे कौन से तत्व और धातु हैं जो ब्लड को जमाने में हेल्पफुल साबित होते हैं? तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम है। समझ रहे हैं बातों को? चलिए अब अगर बोल दे, अब देखिए, आप जो है यही वाला पढ़े थे, यही वाला, ये वाला तो जानबे करते हैं आप। आपके शरीर के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड को जमाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है? तो आपने पढ़ा था, हमेशा पढ़ा क्या? विटामिन के। विटामिन के आपके शरीर के अंदर जो ब्लड आपके के विटामिन के है वो ब्लड के जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या यही आपने पढ़ा था अभी तक? अभी तक तो आपने यही जाना था। लेकिन अगर आपको ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बनेगा? नहीं बनता। ये सवाल आपको एग्जामिनर पूछता ही नहीं है, क्योंकि जानता है ये जनरली सब लोग जानते हैं। तो ये सवाल वो पूछेगा नहीं, वो डायरेक्ट पूछ देगा कि बताइए ब्लड को जमाने में रुधिराणु का कौन सा पार्ट मदद करता है। वो पूछेगा कि ब्लड को जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, और ब्लड को जमाने में कौन सा तत्व मदद करता है। ये वाला पूछेगा, ना कि आपका ये वाला पूछेगा कि यानी कौन सा विटामिन ब्लड को जमाने में मदद करता है। ये गेलो जमाना ये सब के अब नहीं पूछ, तो इसलिए इस सब पर ध्यान दिया। चलिए अब आते हैं, देखिए इस विटामिन के की एक साइड इफेक्ट है। ये विटामिन के है, इसका साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट ये है ना कि जब आपके शरीर के अंदर किसी भी भाग का नस हो, हाथ का नस हो, पैर की नसें हो, या गर्दन की नसें हो, या ब्रेन की नसें हो, आपके शरीर के अंदर किसी भी नसें अगर ब्लड जम जाता है तो ब्लड जैसे ही जमेगा तो आपका तो बीपी ब्लड प्रेशर जो है 120 के स्पीड से उसको धक्का देगा, एकदम कस के 120 के स्पीड से धक्का मारेगा। क्या आपका ब्लड प्रेशर 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से तो आता है? तो बताइए ये 120 के स्पीड के जैसे ही उसको धक्का लगेगा तो वो वाला जो ब्लडवा जमल रहेगा आपका नसिया में, उसको क्या करेगा? फाड़ देगा। और जैसे ही आपके वो नस को फाड़ देगा तो उसको हम बोलते हैं हेमरेज कर गया। क्या बोलते हैं? हेमरेज कर गया। अब बताइए हेमरेज लेकिन जनरली आपके हाथ पैर की नसों में नहीं करती है, हेमरेज आपकी ब्रेन की नसों में करती है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी के किसी भी अंग की अपेक्षा ब्रेन की नसें बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। अब बताओ बेचारा इतू सा पतला है, उसमें पहला नंबर तो ब्लड जम गया जो जमना नहीं चाहिए, और ऊपर से 120 के धक्का दे दिया, 120 के धक्का दे दिया बेचारा, उस नसियों को दिया क्या दिया? फाड़ दिया। अब फाड़ दिया तो उसी को हम बोलते हैं क्या? ब्रेन हेमरेज कर गया। तो इससे हमको कौन बचाता है? तो अब उससे तो ऐसा थोड़ी है कि जहां मन तहां जमल रहता है, हमेशा जमल रहता है, यहां जमल रहता है, यहां जमल रहता है, जमल रहता है नहीं, जमा रहता है। तो अंदर में जमने से कौन बचाता है? देखिए अंदर में हमारा एक जो है, हमारे शरीर के अंदर एक जो है बैठा रहता है, हमारा एंटी क्लॉटिंग हेपरिन बैठा रहता है। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा एंटी क्लॉटिंग एजेंट हेपरिन बैठा रहता है जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा एजेंट बैठा रहता है जिसे हम एंटी क्लॉटिंग एजेंट बोलते हैं, जिसका नाम हेपरिन है। ये हेपरिन करता क्या है? हमारे शरीर के अंदर की नसों में ब्लड जमने नहीं देता है, संचरण ब्लड का होते रहे, यही इसका हेपरिन का काम है। देखिए कुदरत यानी भगवान ने कितने कुदरती से यानी मानव को बनाए हैं। सोच लो, ये चारों आपके शरीर में कहता है कि हम आपके ब्लड को जमा देंगे, ये भी कहता है, थ्रोम्बोसाइट भी पगलाले रहता है कि हम आपके ब्लड को जमा देंगे, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन भी कहते रहता है हम आपके ब्लडवे को जमाएंगे, ये लोग कैल्शियम वो तनी वो कहता है, उछलते रहता है कि आपके ब्लडवो को जमाएंगे। आई विटामिन के तो ये है। तो अब बताइए
ये चारों क्या करता है, अंदर में जमावे के फिदार में रहता है आपके शरीर में। ये चारों खोजते रहता है, मौका खोजते रहता है कि कजा जमाए, कजा कौन नसिया में कजा पर जमाए बल बढ़वा। लेकिन ये वाला जो है, ये हमारा जो एजेंट है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट हमारे शरीर के अंदर बैठा रहता है। ये बोलता है खबरदार, मेरे रहते हुए तुम्हारा इतना मजाल नहीं की है हमारे शरीर के अंदर के ब्लड को जमा सके तुम। कौन कहता है? ये हेपरिन कहता है। ये सब तो चारों बढ़ते रहते करता है आपके शरीर के हर एक नस में कि कजा पर जमा दें, कजा पर जमा दें, लेकिन उसको ये चले ले नहीं देता है कि जहां जो तू जमे नहीं तो मार के तुरंत थूर देवो। ये क्या करता है? ये एंटी क्लॉटिंग चारों पट्टी शरीर में आपके घूमते रहता है। और ये भी घूमते रहता है, ये भी घूमते रहता है कि कखने हेपरिन सुते और हम उसका ब्लडवा को तुरते जमा दें, लेकिन ये जम्बेल देगा। हेपरिन एकदम 24 घंटा बॉर्डर पर तैनात रहता है। देखिए, लेकिन एक थोड़ी सी मुसीबत होती है, एक मुसीबत थोड़ी सी होती है। मुसीबत क्या हो जाती है कि ये बेचारा हेपरिन जो है, ये हवा के, देखिए जो जीता है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण भी निश्चित है। उसी तरीके से ये हेपरिन भी बेचारा है, ये क्या करता है कि जब ये जो है, इसको कोई नहीं मार सकता, ये लुंडी सूत्री जो भी कुछ है, इसको कोई नहीं मार सकता, लेकिन ये हेपरिन जो बेचारा है, ये हवा के संपर्क में आके मर जाता है बेचारा। जैसे कि आपने देखा होगा, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। आपके शरीर के किसी भाग कट गया, तो जैसे ही कट गया तो आपके शरीर के ब्लड के जरिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटनेस भक भक निकले लगा, और निकले लगा तो वहां पे इसको पता चल गया, एंटी क्लॉटिंग हेपरिन को पता चल गया कि अरे साला ब्लड कहीं क्लॉटिंग हो रहा है, चलो वहां भागो, और वहां दौड़ जाता है और जाके वहां पे अटक जाता है। लेकिन इसको की पता, जहां कटा हुआ है वहां पर जाएंगे तो बाहर से हवा लग जाएगा, और वहीं पे बेचारा क्या करता है, हेपरिन वहां पे तो बचावे जावे करता है कि ब्लड क्लॉट्स ना हो, लेकिन क्या करता है, वहां पे हेपरिन की मौत हो जाती है। जैसे ही वहां पे जाएगा, अब जैसे यहां कटा हुआ है, ब्लड बाहर निकल रहा है, यहां पे जमाने के लिए वो गया, बाहर के संपर्क में आया, उसको क्या लग गया, हवा लग गया। अब जैसे ही हवा लग गया तो क्या हुआ, ये चारों उस पर हावी हो जाएगा, इसको कूच के हेपरिन को मार देगा। आई क्या करेगा, चारों मिलके वहां पे क्या करेगा, ब्लड को जमा लेगा। बातों को समझें, ब्लड को जमा लेगा। आप जैसे कि अक्सर आप देखे होंगे डॉक्टरों को, अब थोड़ा सा समझिएगा अब अपनी भाषा में, जैसे आप डॉक्टरों को देखे होंगे कि जब आपको सुई लगाती होगी, किसी भी चीज, टाइफाइड, मलेरिया, बुखार तुखार, किसी भी चीज की आपको सुई लगती होगी, तो देखते होंगे कि ऐसे करके इंजेक्शन वो निकाला, ऐसे करके लिया, पूरा लिक्विड लिया, ऐसे करके लिक्विड लिया, और लिक्विड लेने के बाद क्या करता है, ऐसे करके क्या करता है, झाड़ता है, मतलब क्या निकालता है, हवा को निकालता है। देखिएगा ऐसे करके जब तक निकालेगा, जब तक उससे कुछ दवाई ना निकल जाए, उससे जब तक दवाई नहीं निकलेगा, जब तक वो आपको सुई नहीं लगाएगा। क्योंकि अच्छे डॉक्टर तो जानते हैं ना कि उसमें हवा पेश कर गया, और हवा जैसे ही उसमें पेश कर जाएगा तो आपको सुई देगा। तो जैसे ही थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी कभी आप ट्राई मारिएगा, थोड़ा सा हवा पेश करके सुई भोंकवाइएगा, और जैसे ही सुई भोंकवाइएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जिस नस में डालेगा उस नस बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ हवा गया है, और हवा गया है तो ब्लड को जमा दिया है, और वहां पे हेपरिन क्या किया है, हेपरिन मर गया है बेचारा, हेपरिन कुछ नहीं कर पाया, आपको तो जान के उसको क्या किए, हवा डाल के अंदर उसको मार दिए हैं। अभी चारों वहां पे ब्लड जमा लेगा तो आपका बहुत दर्द देगा, मैयो बहुत दर्द दे रहा है मैयो, तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाइएगा, सर आप सुई दिए, जो मेरा ये हथवे नहीं उठ रहा है, क्या करें? तो आपको डॉक्टर बोलेगा गर्म पानी ला, अब ऐसे करके सेका, वो थोड़ी बताएगा कि हमरे गलती से तो हर ई वाला हथवा नहीं उठ रहा है। देखिए यहाँ पे फटता नस नहीं है, क्यों नहीं फटता आप समझ रहे हैं, ब्रेन की नसें पतली होती है, इसकी नसें जो होती है मोटी होती है, तो इसको फाड़ेगा नहीं, तो फिर उसको गर्म पानी से सेक करके किसी भी तरीके से उसके संचरण को ठीक कर दिया जाता है, समझे। लेकिन ब्रेन में की अगर जो नसें में अगर ब्लड क्लॉट्स हो गया तो आपका तय ही हो जाता है मरना। क्या आप समझ गए इस बातों को? उसी को बोलते हैं ब्रेन हेमरेज करना। लेकिन एक बात को समझिए, एक सोचने योग्य बात है, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये जो हेपरिन है, ये तीनों एक ही का संतान है, ये तीनों एक ही का संतान है, ये तीनों का जन्म स्थल या जन्मदाता, ये तीनों को बाप एक ही है। तीनों का जन्मदाता मतलब ये तीनों का बाप जो है लीवर है, मतलब ये फाइब्रिनोजेन को भी जन्म दिया, ये प्रोथ्रोम्बिन को भी जन्म दिया, ये हेपरिन को भी जन्म दिया। लेकिन समझिए इसमें दो नालायक निकल गया। कौन नालायक निकल गया? एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों बोलता है हम ब्लडवा के जमा देंगे, लेकिन ये हेपरिन क्या बोलता है, हम जब तक जीवित हैं ये होने नहीं देंगे। क्या समझ रहे हैं बातों को? अब बताइए, ये फाइब्रिनोजेन बोलता है हम जमा देंगे, अब बताइए तीनों एक ही बाप के संतान है, तो यहीं से पता चलता है
कि एक बाप के 3 संतान हैं तो हो सकता है तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि तीनों एक साथ हो। क्या यहाँ भी वही लक्षण दिख गया कि नहीं? ये दोनों अपना मिजाज में चलता है, ये अपना मिजाज में चलता है। तो क्या आप बातों को समझ गए? इस बातों को आप समझ गए अच्छी तरीके से? आप समझे होंगे क्या? हाँ हाँ, सुई देखिए, जो अच्छे डॉक्टर अगर पढ़ के एमबीबीएस की कोई अच्छी तैयारी करके अगर डॉक्टर बने होंगे तो उनको तो जरूर पता रहता है कि इसमें अगर हवा डाल देंगे तो कुछ अंदर में जाके ब्लड क्लॉट्स करेगा। अब जो इधर छोटा मोटा अगर जो डॉक्टर को थोड़ी पता रहता है ये सब इतना बारे में, तो डायरेक्ट लिया ऐसे करके घोपा, उसको थोड़ी कुछ पता है। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, उनको हर एक कुछ का नॉलेज रहता है कि मैं किस तरीके से, इस तरीके से सारे गैस को, हवा को, एयर को निकाल को इंजेक्शन देते हैं, उनको सारा कुछ पता रहता है। चलिए, और कहीं डाउट रहा आपको बताइएगा थोड़ा कमेंट करके। क्या कहीं भी डाउट नहीं रहा होगा? चलिए बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।